क्वेश्चन वी आस्क, राइट? तो जैसे हमको सामान खरीदने जाते हैं तो हम हर इंसान का अलग अलग तरीका होता है ना पूछने का, ये कब तक चलेगा, ये क्या होगा, कितनी लीव्स हैं आपकी कंपनी में, और जिस कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो सबसे बड़ी बात उसकी प्लीज सर्च करके जाओ, थोड़ा सा तो सर्च करके, ठीक है? इट इज नॉट आस्किंग यू टू आप पूरी हिस्ट्री जान के जाओ कब फॉर्म हुई थी। जैसे मेरी कंपनी है, मैं बता दूँ कैप्जेमिनी, तो मेरे को इतना पता है कि ये सर्विस सेक्टर में है, सर्विस बेस्ड कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज इज कंपनी प्रोवाइड, व्हाट एक्चुअली इट डू, बस इतना काफ़ी है। अगर आप जैसे अब बहुत कॉमन कंपनीज है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, एटलीस्ट इनका कंपनी एक्सपेक्ट कि आपको सीईओ पता हो, कब फाउंड हुई थी, कहाँ पे हेडक्वार्टर है। तो जनरल कुछ कंपनी आती है वो आपसे इतना एक्सपेक्ट नहीं करती, बट जो बहुत जनरल कंपनी है एटलीस्ट आपसे एक्सपेक्ट करती है। सो इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो, और प्लीज ग्रूमिंग पे हाउ यू ड्रेस अप बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो वो सब चीज़ें ध्यान रखो। और कुछ एनी अदर क्वेश्चन? जो लेट आए उन लोग भी क्वेश्चन पूछे बकायदा मन में अगर कुछ है, क्योंकि एचआर राउंड आप सबका होने वाला है जल्दी, ठीक है? और मैडम एचआर ही है, तो एचआर से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। आइए एंड टेक्निकल वाले अपना एप्टीट्यूड, कुछ कंपनी का फर्स्ट राउंड एचआर नहीं होता, फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड होता है। आप एप्टीट्यूड ही क्लियर नहीं कर पाते हो तो आप पहले ही वहीं चढ़ गए। आप कितने भी अच्छे डेवलपर हो, आपका एप्टीट्यूड भी और होना चाहिए। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि हर कंपनी का सिलेक्शन क्राइटेरिया डिफरेंट है। कुछ बोलते हैं यार आप जाके हमारे पोर्टल में ऑनलाइन एग्जाम दे दो, आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो यू विल गेट एचआर कॉल। कुछ कंपनियां ओपन कैंपस में आती हैं, वो सोचती हैं कि चलो एक नॉर्मल फॉर्म दे दिया, हो गया, बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर दिया। तो डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट डायनेमिक, जैसे जैसे आप देख रहे हो कितना चेंजेस आ रहे हैं लाइफस्टाइल में, हर चीज़ में, उस हिसाब से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया चेंज होगा। आपको अपना डायनेमिक बनना है अभी भी, और जब आप कंपनी में जाते हो तभी भी। हमेशा अपने आप को, अभी जैसे मैं एचआर हूँ, हमारी कंपनी नेक्स्ट ईयर बहुत सारा रोल अपलिफ्टमेंट करने वाली है, रोल चेंज करने वाली है, तो हमें भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द काम हमको मैनुअली करना होता है, जैसे किसी को कॉल लेना है, किसी से एक्सपेक्टेशन सेट करनी है, किसी बंदे से, एसोसिएट से जो काम कर रहे हैं कंपनी में, तो ये सब मैनुअल काम हो जाता है। बट कुछ टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन की चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, तो वो ईयरली कुछ टारगेट्स आते हैं, आपको सीखना पड़ता है। तो वैसे ही आपको टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। I think COVID has taught everybody in the entire universe that you have to be very flexible. कब क्या हो जाए nobody knows, ठीक है? तो all the very best for all of you. If you have any doubt in further also, you can ask me. I will give my number, contact number. But most of the time I am very busy because I am into HR. Okay, I handle the entire India region. Okay, and the APAC, basically the Asia Pacific region. जो आउट ऑफ इंडिया, जो एशिया स्पेसिफिक रीजन में जो हायरिंग होती है, आई हैंडल ऑल दैट। सो थोड़ा सा टफ होता है मैनेज करना, बट आप लोग मुझे अगर कोई क्वेरी भेजते हो तो डेफिनेटली विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे किसी एम्प्लॉय का है ना, ये जो भी मतलब कैंडिडेट है, उसका अगर कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है और टेक्निकल थोड़ा सा कम है, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? और अगर टेक्निकल सबसे अच्छा है और कम्युनिकेशन थोड़ा सा कम है तो देखो एक और चीज़ आपको बहुत अच्छी, ये ना आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे भी याद आएगा कि मैं और क्या क्या बता सकती हूँ। जैसे विकास ने भी जो क्वेश्चन पूछा, इट इज़ वेरी रेलेवेंट। कंपनी जब हायरिंग करने आती है, एमएनसी कॉर्पोरेट में कल्चर में उनको चाहिए कि बंदे को मैं रिटेन कैसे करूँ। तो रिटेन कौन होगा? जो टेक्नोलॉजी में सीखना चाहेगा और वो एवरेज होगा। तो कंपनी ये नहीं चाहती है, मैं आपको एक अपना एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, वेयर आई गॉट रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ माई ओवर स्मार्टनेस। ओके, तो क्या होता है, कंपनी सोचती है कि बंदे को टेक्नोलॉजी आती है, बहुत अच्छी आती है, बट इसका एटीट्यूड अजीब है। He's not accepting what I'm trying to say. He's not listening what I'm asking to him. Okay? जैसे मैंने विकास से क्वेश्चन पूछा, ए विकास व्हाट इज दिस, आपने आंसर कुछ और ही दिया, मैं पूछ कुछ और ही रही हूँ, तो मुझे वो एटीट्यूड बिल्डअप होता है, सामने वाले का एटीट्यूड नहीं है सीखने का। क्योंकि आईटी में क्या होता है ना, आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो, आप सर बोल के रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मेरे से 15-20 साल वाले को भी मैं नाम लेके बोलूंगी, बट एक रिस्पेक्ट होती है कि वो मेरे से सीनियर है, उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वो मुझे कुछ सिखाएगा। तो वो एक एटीट्यूड होना चाहिए आपके पास। कभी कभार क्या होता है, कुछ एचआर से मिस हो जाता है, बट लोग क्योंकि शो ऑफ कुछ और करते हैं, वो एक्चुअली कुछ और होते हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें, बट आपको अपना एटीट्यूड रखना है कि आई एम ईगरली वांटेड टू लर्न ऑल दोस टेक्नोलॉजी, बट माय कम्युनिकेशन इज वेरी गुड। सो जिस बंदे का कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है ना, वो कुछ भी कर लेगा, ठीक है? उसको बाहर भेज दो, आउट ऑफ इंडिया भेज दो, वो सीख लेगा, वो कोप कर लेगा कहीं पे भी। तो वैसा है। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारा एक शॉर्ट जब मैं एमबीए कर रही थी कोविड के टाइम पे, तो मेरा एक इंटरव्यू हुआ
उसका कोई पुणे की बहुत अच्छी कंपनी थी, बट वो स्मॉल, उनको सिर्फ 2-3 बंदे चाहिए थे HR में। तो दे कम फॉर हायरिंग, एंड उनका जो हायरिंग टीम आई थी, पैनल्स आए थे, वो अरब कंट्री से आए थे। सो पैनल बिठाया ऐसे, सबको पैनल में हमको जेडी डिस्कशन में बिठाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ विल यू गिव द इम्पोर्टेंस वर्किंग इन द कंपनी, हाउ व्हाट इज आर योर ओपिनियन। तो हमारा डिस्कशन हुआ। आप लोगों को जेडी की प्रिपरेशन भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अपना पॉइंट रखना है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपका कम्युनिकेशन सही होगा, आप सुनोगे, समझोगे, तो आप आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये कोई घिसे पिटे टॉपिक पे रटना नहीं होगा। आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आप चाहे 10 साल बड़ा हो, छोटा बच्चा हो, आप उससे कम्युनिकेट कर लोगे। तो जब पैनल डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा मुझसे, एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, तो उन्होंने सुन लिया कि आई वॉज ओनली स्पीकिंग अबाउट दी वर्क लाइफ बैलेंस। किसी ने बोला इट्स ओके इफ कंपनी इज गिविंग मी लॉट ऑफ मनी, आई डू नॉट बॉदर अबाउट दी वर्क लाइफ बैलेंस। मैंने कहा नो, फॉर मी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू मेक अ वर्क लाइफ बैलेंस रेदर गिविंग अ हाई सैलरी। ओके, तो पैनल को ये चीज़ एकदम नोटिस हो गई। उन्होंने बोला ये लड़की तो ये बोल रही है वर्क लाइफ बैलेंस। ओके, ना उन्होंने मुझे पॉइंट करके बोला कि व्हाट आर योर ओपिनियंस एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्क लाइफ बैलेंस, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये बात आती है, आप क्या बोल रहे हो, क्या आप उस चीज़ पे अमल करते हो कि नहीं करते हो। आपने जो बोला एक्चुअली में आपको उसका आपको समझ में आता है मीनिंग या वर्ड आप जो यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कीर्ति यू टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द वर्क लाइफ बैलेंस। तो मैंने बोला सर मैं ये समझती हूँ कि काम करते करते आप अपनी फैमिली, अपनी प्रायोरिटीज भी साथ साथ कर पा रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट आप 10 घंटे 11 घंटे काम कर रहे हो, आपको पता ही नहीं आपके घर में क्या चल रहा है, आपकी हेल्थ इश्यूज क्या हो रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आया। तो उन्हें बोला कि अच्छा कीर्ति ये है, तो फिर आप बताओ कि अगर आपको कंपनी बोले कि सैटरडे संडे काम करना है तो आप क्या करोगे। मैंने बोला सर फॉर सम पीरियड आई विल डेफिनेटली, बट इफ इट इज गोइंग कंटिन्यूसली एवरी संडे सैटरडे आई हैव टू वर्क, देन इट विल बी पैथेटिक फॉर मी फॉर गोइंग। तो क्या हुआ यहाँ पे, वो कंपनी में जो हायरिंग करने आए थे उनको बस ऐसे बंदे चाहिए थे जिनको, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना जो स्टार्टअप्स आते हैं, इनका ना थोड़ा सा पॉलिसी स्ट्रक्चर में इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता। आईटी में पता है कैसा है, अगर आप वीकेंड पे काम कर रहे हो तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है, इंसेंटिव्स मिलेंगे। आपकी नाइट शिफ्ट फॉर गर्ल्स इट इज जस्ट मैंडेटरी टू हैव द कैप, ठीक है, और बॉयज़ को भी नाइट शिफ्ट में कैप्स हैं। तो दे आर वेरी वेरी फोकस्ड ऑन देयर एम्प्लॉय। छोटे छोटे फर्म्स होते हैं ना, उनको रहता है कि 2-4 लोगों को हायर किया है, अब अपने हिसाब से फॉर्मुलेट कर लो, सैटरडे संडे काम करे, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। हमारे यहाँ पे कैसा है ना, एमएनसीज वगैरह में क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रही कि एमएनसीज में जाओ, मैं आपको सिर्फ डिफरेंस बता रही हूँ। तो एमएनसीज में क्या होता है कि आपके साथ कुछ गलत किया ना, आपका मैनेजर हो चाहे कुछ भी हो, आप जाके एचआर को जैसे बोलोगे कि दिस पर्सन हैज डन समथिंग लाइक दिस, तो आई एम नॉट कंफर्टेबल। तो फिर उस तरीके से उसका पूरा जांच होती है, समझ में आता है कि क्या हुआ, कौन फॉल्टी था, तो एटलीस्ट एड्रेस करते हैं उसको। तो मैं इंटरव्यू से बाहर हो गई, तो मैंने अपनी मेरी जो हमारी एचओडी थी उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्या बोला था। मैंने बोला ये बोला, तो बोला इसीलिए तुम बाहर, क्योंकि तुमने जिस चीज़ के लिए वो पूछ रहे थे कि बच्चे होने चाहिए बिल्कुल फ्लेक्सिबल, तो थोड़ा सा आंसर ऐसे देना है। बट अगर लगता है कि यार दिस जॉब रिक्वायरमेंट इज बियॉन्ड माई एबल टू डू वर्क, आप सोच समझ लो, क्योंकि कुछ लोग ना आंख बंद करके सपोर्ट के लिए बोल देते हैं, फिर उनकी जिंदगी पूरी झंड हो जाती है और फिर वो सोचते हैं आईटी करियर तो बहुत बकवास है, बहुत बर्बाद है, ठीक है। तो चूज वाइजली वॉट एवर यू आर डूइंग, गवर्नमेंट, प्राइवेट, खुद का बिजनेस, खुद का स्टार्टअप, कुछ भी कर रहे हो यार, ठीक है। दैट्स इट। एनीबॉडी, एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चंस अगर और भी तो पूछे बकायदा, तो लेट कमर्स उन लोग भी पूछ सकते जो लोग अभी लेट आए हैं। एंड सीडीसी के लिए ना आपको जैसे ब्रेकआउट्स का है, तो हर कंपनी का सैलरी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। जिस कंपनी में मैं काम कर रही हूँ, हमारी कंपनी एम्प्लॉय को इतने सारे बेनिफिट देती है कि वो सैलरी में थोड़ा कटपिट करती है, बट आपको बेनिफिट्स बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है। तो वो चीज़ें होंगी, कुछ कंपनी आपको इन्हें बहुत ज़्यादा देगी, बट आपके एम्प्लॉय इंश्योरेंस, आपकी बहुत सारी चीज़ें वो कवर नहीं करती हैं। मैम जैसे तो, बहुत सारी कंपनीज में थर्ड पार्टी रिसोर्सेज भी चलते हैं, तो क्या आईटी में डायरेक्टली ऑन रोल लेते हैं या फिर स्टार्टिंग में वो थर्ड पार्टी पे डालते हैं? नहीं, तो जब भी हायरिंग होती है तो आपको पहले बताया जाता है कि इट वुड बी अ थर्ड पार्टी और दी एफटी, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ओके, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म फॉर दी जो भी आप पेरोल पे आते हो। तो वो आपको डिफरेंशिएशन समझ में आना चाहिए। कभी भी आपको जॉब इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तब आपको पूछना है कि मैम इज दिस अ सबकॉन और इज दिस अ कॉन्ट्रैक्चुअल रोल और इज दिस अ फुल टाइम, तो दे विल डायरेक्टली टेल यू। तो जो आप फुल टाइम पे हायर होते हो, कभी कभार क्या होता है प्रोजेक्ट के हिसाब से होता है। मेरी कंपनी में एक शॉर्ट टेक्नोलॉजी के लिए हायरिंग हो रही है, तो मैं सोचूंगी यार
इन बंदों को बाद में मैं डिप्लॉय नहीं कर पाऊंगी या इनके लिए प्रोजेक्ट नहीं ढूंढ पाऊंगी, तो लेट्स गो फॉर दी कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग। तो कुछ मार्केट में कुछ एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे अब अभी .NET का मैं सर से भी पूछी थी, .NET के कुछ बंदे बहुत सिलेक्टेड मार्केट में हैं, तो मैं सोचूंगी यार कॉन्ट्रैक्चुअल हायर कर लेती हूँ, बाद में ये बंदों को अगर काम करना होगा दूसरे टेक्नोलॉजी पे तो कर लूंगी, नहीं तो 6 महीने बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, आपको 1 महीने पहले बता देगी कंपनी, आपको दूसरे टेक्नोलॉजी में स्विच करना है तो आप कर सकते हो, ये तो आप छोड़ के जा सकते हो। तो वो डिफरेंस हमेशा याद रखना। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब बहुत रिस्की होती है, बट आपको शॉर्ट टाइम पे करना है तो इट्स ओके। एक्सपीरियंस वाले बहुत खुश होते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल रोल मिलता है, क्योंकि आप जब सर्विस बेस्ड कंपनी और ऐसी कंपनी में जाते हैं उनका नोटिस पीरियड 90 डेज होता है, यू कैन नॉट लीव दैट कंपनी। एंड since I am from the HR background, I tell you one more thing also, do not do anything illegal. सोर्स लगा के कोई पैसा दे रहा है कि जॉब लगवा दूंगा, ये सब चीजें बिल्कुल मत करना, फंस जाओगे फालतू में, ऐसा होता ही नहीं कंपनी में, ठीक है। कुछ लोग अगर ऐसा बोलते हैं कि आपको कहेंगे, वो मिलता है उनको आपकी हायरिंग में, बट वो उनको कंपनी से मिलेगा। हम लोग क्या करते हैं, कंसल्टेंसी को बोलते हैं कि ये वाले जो स्किल्स हैं, जैसे मार्केट में अभी एज़्योर बहुत रेयर है, ठीक है, एज़्योर और AWS का बहुत रिक्वायरमेंट। AWS यू इजीली गेट इन द फ्रेशर्स एंड ऑल, एज़्योर यू हार्डली गेट, ओके। सो एज़्योर के लिए हम क्या बोलते हैं, वेंडर को जाके बोलते हैं यार तू वेंडर प्लीज थोड़ा से बंदों को लाके दे दे एक्सपीरियंस 10, 11, 12 साल वालों को, ठीक है, उनको हायर करेंगे। तो क्या होता है, कंपनी कॉन्ट्रैक्चुअल और फुल टाइम हायर में डिफरेंस क्या होता है, इसलिए करती है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कंपनी पे ना एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती ज़्यादा, ठीक है। मैंने 25-30 लाख 40 लाख में एक बंदे को हायर किया एज़्योर के लिए, 6 महीने काम किया, रिलीज कर दिया, गया कंपनी से बाहर, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। बट एक बार जो बंदा चाहे वो 2.5 लाख के पैकेज पे भी आए, उस पर कंपनी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, उसका इंश्योरेंस, उसका हेल्थ इंश्योरेंस, उसका हर एक चीज कवर होता है, उसका PF अकाउंट खुलेगा, सारी चीज होती है। कॉन्ट्रैक्चुअल का भी होता है PF, बट उसका वो वेंडर देखता है, जिस कंपनी की वेंडर से वो हायर है, सैलरी वहीं से आती है, उसकी पॉलिसी, लीव पॉलिसी सब डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे कंपनी का कॉन्ट्रैक्चुअल से क्या बेनिफिट हो रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए हायर किया, इतने बल्क पैकेज पे हायर किया, कंपनी को ज्यादा कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर 40 लाख के फुल टाइम एम्प्लॉय को वो हायर कर लेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है। और जो हम लोग मार्केट में देखते हैं रैम डाउन हो रहे हैं, कंपनियां रोल ऑफ कर रही हैं, लोगों को निकाल रही हैं, तो ज्यादातर बंदे बेंच वाले होते हैं। सो मेक इट वेरी क्लियर, कंपनी ऐसे नहीं निकालती, सर्विस बेस्ड कंपनी इतने जल्दी नहीं निकालती लोगों को, उनको बहुत रिक्वायरमेंट होती है, उनकी पॉलिसीज ऐसी होती है कि उनको मैं सिंगल हैंडली 500 लोगों को हैंडल करती हूँ बेंच पे, ठीक है। डेली लोगों प्रोजेक्ट से बाहर निकलते हैं, डेली लोग आते हैं, लोगों का कुछ अलग अलग सिचुएशंस होती है जो कि मशीन हैंडल नहीं करती हैं। और अगर लोगों को लग रहा है कि AI विल डेफिनेटली रिप्लेस अस, इट मे बट नॉट फुली। फॉर सम ऑफ द थिंग्स इट मे रिप्लेस बट नॉट फुली, बिकॉज एवरीवेयर द ह्यूमन इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। यू नॉट अंडरस्टैंड द इमोशंस एवरी टाइम। बहुत सारा मैं देख रही हूँ टीवी में रोबोट का भी आ रहा है, कुछ आप लोग भी देख रहे होंगे सर। तो कुछ चीजें ऐसी है ना, हमने सिस्टम बना के रखे हैं आपकी पब्लिक ग्रीवेंस के लिए, चैटबॉट्स है हमारी कंपनी में भी, तो भी लोग परेशान होते हैं, क्योंकि चैटबॉट क्या करेगा ना, जो आपने इनबिल्ट डाल के रखा है ना, वो ही आपको रिस्पॉन्स देगा। तो फिर वो बंदा पूछेगा यार मेरी पैटर्निटी लीव इतनी की थी, क्या मैं 2 दिन बाद और ले सकता हूँ, क्या कैसे कर सकता हूँ। तो दीज क्वेश्चन इंसान के पास ही आएंगे, मशीन आपको नहीं दे पाएगी। हाँ, मशीन और सारी चीजें आएंगी, उतना ह्यूमन इंटरवेंशन बढ़ेगा, ठीक है। तो बस ये है कि सर को ज़्यादा एक्सपीरियंस है टेक्नोलॉजी वाइज, मैं ऐसा बोलूँगी। डेवलपमेंट, टेस्टिंग, जो भी आप कर रहे हो यार, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। क्योंकि कल को अगर आपको अपना खुद का भी कोई फॉर्म में छोटे मोटे काम करना है ना, जैसे स्टार्टअप में भी काम करना है, वहाँ पे आपकी टेक्नोलॉजी स्टैक का बहुत इंपॉर्टेंस है। MNCs में डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, कैसा प्रोजेक्ट है, कैसी टीम है, बहुत मैटर करता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंदर जाके आप सब सीख जाते हो। बट इफ योर एटीट्यूड इज वेरी गुड, यू विल हैंडल एनीथिंग, ठीक है। और आप अभी और किसी को कुछ पूछना है? यस मैम, वो आपने वो CTC का भी बताया था कि एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि CTC और पग को अपने हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज करवा सके। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ CTC है, मान लेते हैं, सर अज्यूम कर लेते हैं, उसमें 40,000 रुपीज़ के पग्स, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें आ रही हैं और जो भी उसमें बेनिफिट मिल रहे हैं, और 60,000 रुपये उसकी इन हैंड सैलरी, यानी कि जो एक्चुअली उसके बैंक अकाउंट में हिट करेगी, तो क्या उसको 60 से वो 80 या फिर 90 कर सकता है, क्योंकि पग तो अलग नहीं होंगे, तो उसको ऊपर नीचे कर सकता है? नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्या होता है ना, मेरे को छोटे फर्म्स का कुछ ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, वो करती हैं चेंजेस, थोड़ा बहुत वो मॉडिफाई कर देती हैं, क्योंकि उनका पेरोल ना डिफरेंट होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उनका पेरोल का एक स्ट्रक्चर होता है, आप किसी के साथ गलत भी नहीं कर सकते, ये चीज़ वो मॉनिटर होता है। तो जैसे आप 10 साल एक्सपीरियंस हो, कंपनी का एक स्टैंडर्डाइज लॉ है, या आप बोल सकते हो एक प्रोसेस है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है इनबिल्ट, जिसमें मेरा मैनेजर और हायरिंग मैनेजर, रिक्रूटर का कोई रोल नहीं है, वो बना है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसको इतना पैकेज उठना जाएगा, इतना थोड़ा बहुत नेगोशिएशन ऊपर नीचे कर देते हैं, क्योंकि बिलिंग क्लाइंट से आएगा। तो हम क्लाइंट को बोलते हैं भाई
तुमको ये चाहिए है तो ये बहुत महंगा रिसोर्स है, आपको चाहिए, आपके प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट है, तो आप कोप कर सकते हो तो बताओ, विल हायर। सर्विस बेस्ड कंपनी का मैं बता रही हूँ, प्रोडक्ट बेस्ड का भी होता है, तो नेगोशिएशंस होते हैं एक्सपीरियंस वालों के लिए। आप फ्रेशर में नहीं बोल सकते कि ये मेरा इतना कर दो, मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए। अब जैसे मैं हायर हुई थी तो मैंने बोला आई डोंट रिक्वायर हेल्थ इंश्योरेंस बिकॉज माय डैड इज इन आर्मी, आई एम ऑलरेडी enrolled in the health insurance, I may not require that. So my manager said it is not up to you. Obviously you are aware of that, but health insurance company का देना कंपलसरी है पूरे एम्प्लॉयज को, तो आप उसको मना नहीं कर सकते। तो वो स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिजाइन है। फ्रेशर्स के पास तो बहुत कम ऑप्शन होता है नेगोशिएट करने का, क्योंकि मैंने बताया ना इनबिल्ट स्ट्रक्चर आता है कि हम 4.5 के पैकेज में ही बंदों को हायर करके जाएंगे। फिर वो My question is not this. मेरा क्वेश्चन सिंपल सा ये है, क्या CTC को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है बाय एम्प्लॉय? नो, यू कैन नॉट। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन है। हाँ, वही मैं आपको बोल रही हूँ, कुछ छोटे फर्म्स होते हैं उनमें 4 बंदे 5 बंदे की रिक्वायरमेंट है, वहाँ वो अलाउ करते हैं, वहाँ आपसे पूछ सकते हैं। बट मेरे को जहाँ तक पता है, जितना मैंने देखा है अपनी हायरिंग में, नहीं करते हैं, क्योंकि ना उनके स्टैंडर्डाइज सिस्टम में वो डिडक्शन सारी चीजें मैच अप होती हैं। नॉर्मली वो इसका हवाला देते हैं कि कंपनी की पॉलिसी है, हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ना एक्चुअली वो ये नहीं, फिर उनका हिसाब से टैक्सेशन, उनका जो भी वो दिखाते हैं टैक्स में, वो सब डिक्लाइन, वो सब डिफाइंड होता है, तो वो आपके चक्कर में पूरा गड़बड़ नहीं करते हैं। हाँ, ऐसे ही होटल इंडस्ट्रीज में, छोटे मोटे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, इनमें बहुत कुछ होता है ऐसा, ठीक है। तो ये सब चीजें, बट आप लोग सैलरी का सोचते हो ना इतना, तो वो इतना मत फोकस करो, मिलेगा स्टार्टिंग में यार, ऐसा नहीं है कि हाँ, कुछ TCS इन्फोसिस कंपनी अभी जो भी बहुत बंदों को अभी भी 2.5-3 लाख में हायर कर रही है, आई डोंट नो व्हाट दे आर अप टू, बट दे आर डूइंग एक्चुअली। तो ध्यान रखो, इनके अगर इन कंपनी में आपका प्लेसमेंट होता है तो मेक श्योर यू ट्रेन योर सेल्फ वेरी वेल, नहीं तो लोग 2-2, 3-3 साल बेंच पे रह जाते हैं और उनको लगता है बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, मेरे को सैलरी तो आ रही है, फिर क्या होगा, आप 3 साल कंपनी में काम कर रही है, अब दूसरी जगह आपको स्विच करना है, तो आप क्या बोलोगे, बेंच पे थे। तो अगर कभी ऐसा कभी सिचुएशन आ भी जाती है बेंच में, तो डू नॉट से मैं बेंच पे हूँ, आपको कुछ एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट का, कहीं से सुना है, अपने दोस्तों से कुछ है, तो उसको बिल्डअप करके आप बोल सकते हो एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज है। वहाँ आप फंसोगे वहाँ पे जहाँ आपने झूठ बोला, ठीक है, वो सब चीज़। और कुछ जैसे कंपनीज अगर डायरेक्टली हायरिंग करती, कई बार ऑनलाइन या कई बार विजिट भी करते हैं शहर बाय शहर, तो उसमें मैम इंडिया से जो कंपनीज है वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं और बाहर की जो कंपनीज वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो आप कैसे पूछ रहे हो कि हायरिंग में एम्प्लॉयज बाहर जाएंगे कि यहाँ जाएंगे, कैसा पूछ रहे हो आप क्वेश्चन? जैसे हमारे यहाँ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अब जैसे फर्स्ट टाइम कंपनीज बाहर से आ रही हैं तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं, और जो करंट में जो कंपनीज हैं वो क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैम वो मतलब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल की बाहर की जो कंपनी आती है वो कहाँ यहीं के एचआर को पाया एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं एमएनसीज और उसके? तो मान लो मेरा हेडक्वार्टर कहीं भी है, डिपेंड करता है ना एचआर कहाँ का आ रहा है और हायरिंग कहाँ की हो रही है। अगर मैं इंटरनेशनल हायरिंग कर रही हूँ, बाहर के एचआर और इंडिया के एचआर में क्या मतलब थोड़ी बहुत पॉलिसीज में डिफरेंट होगा, वो आपको जरूर बताएगा कि हमारे यहाँ नोटिस, जैसे आपने देखा होगा यूएस में नोटिस पीरियड 15 डेज होता है, अपने यहाँ डिफरेंट है, सैलरी उनके 15 दिन में आती है, हमारे यहाँ 30 दिन 31 दिन की मिलती है, तो दैट आर ऑफ डिफरेंस, वो आपको जरूर गाइड करेंगे इस चीज़ के लिए, और डिपेंड करता है हायरिंग कहाँ की होगी। मैं यूएस के लिए डायरेक्ट हायर करके ले जा रही हूँ यहाँ से, तो फिर आपका वीजा, इनका आपकी लीगल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें वो सब देखते हैं, ठीक है। कंपनी में एब्सकॉन्डिंग मारने का मत सोचना, कभी आप जाते हो तो स्पेस में वो सारी चीज़ें क्या एक्सपेक्ट करती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट देखेंगे वो, और क्या सिंपल होता है, जैसे इंडिया हायरिंग होती है वैसे ऑन साइट हायरिंग होगी, आपसे पूछेंगे पासपोर्ट है, हाँ, और एमएनसी में जो सोच रहे हो कॉर्पोरेट रहने का, पासपोर्ट प्लीज अप्लाई करो, पासपोर्ट बनवाओ अपना, ठीक है, इट इज़ वेरी मैंडेटरी, क्योंकि क्या होता है ना कंपनी में कभी नॉर्मली कॉर्पोरेट पूछता है स्टार्टिंग में आपको, डू यू हैव पासपोर्ट, तो वो चीज़ पूछते हैं, ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटी जब मिलेगी पासपोर्ट मैंडेटरी कर दिया है, ठीक है, पासपोर्ट बनवा लो अपने अपने, ठीक है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी काम आएगा। और डिपेंड करता है हायरिंग कैसे हो रही है, कहाँ के लिए हो रही है, और किसी भी छोटे मोटे जो होते हैं यार, मैं एक बार पुणे में गई थी सर, नाम बताती हूँ आपको मैं, कौन सा है, विमान नगर में छोटी छोटी कंसल्टेंसीज खुली हैं जो आपको क्या ब्लफ करती है मैं बताती हूँ। इट्स अ कॉमन सेंस, जो जनरल बंदा होगा वो 2 मिनट में पकड़ लेगा। मेरे को उन्होंने बोला कि आपको 40,000 का पैकेज मिलेगा स्टार्टिंग में, मैं 2018 की बात बता रही हूँ। मेरा ठीक है, तो मेरे से बोला आप ना ये फॉर्म भर दो, इसमें आपको 5,000 रुपये देने हैं, तो आप हायर हो जाओगे, तो
क्योंकि हम कंपनी से टाई अप होते हैं हमारे, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे फिर आपको ये 5,000 रुपये देने पड़ेंगे बस उस चीज़ के लिए। मैंने कहा आप एक काम करो ना, आप नेक्स्ट मंथ की सैलरी तो उसमें काट लेना। तो बोला मैम ऐसा नहीं होता है। तो मैंने बोला नहीं मैम मैं नहीं दूंगी, आपको हायर करना है तो कर लो। मेरे साथ 2-4 बच्चे बैठे थे वहाँ पे कोई, उनने पैसे दिए और अब मुझे नहीं पता कि वो उन्हीं की कंसल्टेंसी के थे कि बाहर के थे, ठीक है। इन सब बातों में बिल्कुल मत आना। लोगों को जॉब के चक्कर में ना हम इतना जल्दी बिल्कुल आंख बंद कर लेते हैं। कोई भी ऑनलाइन लिंक पे फॉर्म भर दिया, एप्लीकेशन फिल कर दिया। कोई भी इंटरव्यू के लिए पैसे वैसे नहीं लगते हैं प्राइवेट में यार, कंपनी नहीं लेती क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है। हम तुमसे पैसा क्यों मांगेंगे यार, पैसे देने आए हैं। हाँ, तो ये चीज हमको एक कॉमन सेंस है, क्या बोलते हैं यार, जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए चीजों के लिए ना। कि 10 एक जन ने क्या किया लिंक्डइन पे, मेरी रिसेंट का मैं बता रही हूँ एक्सपीरियंस, उनको बोला 10 रुपए का फॉर्म भरना है, ठीक है। तो लिंक्डइन नौकरी पे कहीं पे भी आपको फॉर्म भरने के लिए बोल रहा है पेड फॉर्म, डू नॉट फिल इवन फॉर द 10 or 1 rupees also. So what happened with my भाभी, she's a professor actually, but she got bluffed. उनको क्योंकि समझ में लगा कि 10 रुपए का फॉर्म है, क्या फर्क पड़ता है। मैसेज 10 रुपए का आया और कटे 10,000 रुपए को। So it kind of it is just only showing the 10 rupees, but the number was erased and it got the OTP also, and she submitted the OTP and the amount deducted was 10,000. So there is no platform will charge you to get a job or fill the form for money. आपको ऑनलाइन लिंक्स आते हैं, भरो, देखो वो सिक्योर्ड लिंक है कि नहीं, क्योंकि एक आईटी में जा रहे हो तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी लिंक सेफ है कि नहीं। इतना तो आप लोग सब सीखते हो, इतना सर्फिंग करते हो, ब्राउजिंग करते हो, समझ में आता है कौन सी लिंक सेफ है कौन की नहीं है, तो वो भी ध्यान दो, ठीक है। कंपनी में हायर होते हो, उनकी भी कंप्लायंस पॉलिसी होती है, यू कैन नॉट शेयर योर डेटा विद एनीबॉडी। आज जैसे मैं यहाँ पे आई, मैं अपनी क्लाइंट डिस्क्लोज नहीं कर सकती, अपनी पॉलिसीज में ट्रेनिंग्स आपकी होती है, सब कुछ होती है। आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप हर किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। जब आप कंपनी में जाओगे, आई विश एवरीबडी विल जॉइन अ गुड जॉब, ठीक है। आप जब कंपनी में ज्वाइन करते हो, आपको स्टार्टिंग में आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, बट डिपेंड करता है वो भी एचआर पे एचआर। तो लोगों को लगता है कि यार इतना अवेयरनेस है, लोग सीख जाते हैं, कुछ लोग मिस कर देते हैं। आपका आईडी कार्ड, आप कहाँ एक्सेस ले रहे हो, वो सारी चीज़ें, आप क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। तो जैसे मैं लैपटॉप यूज़ कर रही हूँ कंपनी का, अगर मैंने कोई भी मेल डाला विदाउट यूजिंग माई कंपनी सिंटेक्स,